प्यारे बच्चों, मैं पन्नालाल पटेल डीपी ओझा इंटर कॉलेज रामदासपुर से कक्षा 9 और 10 सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 और 10 का सिलेबस काफी हद तक मैच करता है, क्योंकि लोकतंत्र संघवाद 10 में है और भारत का संविधान 9 में है। इस वजह से दोनों चैप्टर में समानता आ जाती है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको संघवाद के बारे में बताया है। उसी कड़ी में ये मैं आज आपको लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या संबंध होते हैं, दोनों में समानता और असमानता क्या होती है, इसके बारे में बताना चाहता हूं। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा जो है वह प्रिय सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा प्रिय सदन इसलिए है कि इसको इतना अधिकार मिला है लोकसभा को, जितना कि राज्यसभा को नहीं मिला है। लेकिन फर्क क्या है दोनों में कि एक 5 वर्ष के बाद उसका विघटन हो जाता है, एक जो दूसरा है उच्च सदन है उसका विघटन नहीं होता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य उसके पद त्याग देते हैं। अब आइए आपको मैं बता रहा हूं लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या संबंध होते हैं। तो इसमें पहली हेडिंग अगर देखा जाए तो प्रतिनिधित्व के संबंध में, प्रतिनिधित्व, ये प्रतिनिधित्व क्या है यानी भूमिका, प्रतिनिधित्व के संबंध में। अब लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है। तो देखिए, लोकसभा जो है वो पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है, देश की जनता से संबंधित कानून बनाती है। उसके प्रति कौन सा कानून अच्छा होगा, कौन सा बुरा होगा, इसको दृष्टिकोण में रख करके लोकसभा कानून बनाती है। जैसे ये जो सिस्टम चल रहा है कोविड-19 का, कब क्या होना है, कब लॉकडाउन लगना है, कब छूटना है, ये सब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके इस पर कानून बनाती है। जो राज्य सरकार का कानून होगा वह सिर्फ राज्य में ही लागू होगा। कहने का मतलब, राज्य की जो पूरे जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है उसे विधानसभा कहते हैं, और दूसरा जो सदन है वह विधान परिषद है। तो दोनों बातें सेम हैं, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, विधानसभा हो या विधान परिषद। तो इसमें कोई भी कानून बनेगा, अगर लोकसभा जो बना करके पास कर देगी कानून, वह पूरे देश में लागू होगा। लेकिन जो विधानसभा कानून बनाएगी, कोई प्रदेश कानून बनाएगा, तो वह उस प्रदेश तक ही प्रभावी रहेगा। तो प्रतिनिधित्व से संबंध अगर देखा जाए लोकसभा का, तो ये पूरे देश की जनता का प्रतिनिधित्व करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो वोटिंग होती है लोकसभा के सदस्यों का, वो पूरे देश की जनता के द्वारा चुना गया सदस्य के माध्यम से होता है। यानी ये भारत के पूरे जनता का प्रतिनिधित्व करती है लोकसभा। लेकिन राज्यसभा क्या करती है? राज्यसभा राज्यों और जो संघ शासित के राज्य होते हैं, केंद्र शासित राज्य होते हैं,
इनका प्रतिनिधित्व करती है। कहने का मतलब दोनों में थोड़ा अंतर, यानी दोनों संसद के अंग हैं और एक सीधे सीधे लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा संघ शासित राज्यों और राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। अगली कड़ी में देखा जाए सदस्य संख्या के संबंध में। सदस्य संख्या, दोनों सदनों की संख्या क्या होती है? सदस्य संख्या के संबंध में इसका मतलब क्या है? यानी दोनों सदनों में कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। यह हमारे संविधान में ये बात लिखी गई है। भारत के संविधान में ये बात कही गई है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 से अधिक नहीं हो सकती। लेकिन राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। यानी दोनों में ये अंतर है, आधे और दुगने का अंतर है। तो इस तरह से अगर देखा जाए सदस्य संख्या में, तो लोकसभा में अधिकतम 552 और राज्यसभा में 250 से अधिक संख्या नहीं हो सकती है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है। इसमें लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। 6 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष तक काम करते हैं, लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष तक। यानी इनका कार्यकाल, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का सदस्य जो होता है वह प्रति दूसरे वर्ष 1/3 की मात्रा में रिटायरमेंट हो जाते हैं। अगली कड़ी में देखा जाए निर्वाचन के संबंध में। निर्वाचन कैसा होता है इनका, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का? तो निर्वाचन के संबंध में लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है, चुनाव के माध्यम से होता है। लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार होता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार होता है। कार्यकाल जैसा कि हमने बताया, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के संबंध में इसमें क्या अंतर होता है? तो देखिए, जो लोकसभा है, लोकसभा में लोकसभा अपने जीते हुए सांसदों के मध्य से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चयन करता है। यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह संसद का सदस्य होता है और जो उपाध्यक्ष होता है वह भी सदन का ही कोई सदस्य होता है।
संसद का कोई सदस्य ही होता है जो उपाध्यक्ष होता है और जो अध्यक्ष होता है। ऐसा इसलिए होता है कि बाय द वे कभी अगर लोकसभा अध्यक्ष ना हो तो संसद की कार्रवाई उपाध्यक्ष देखता है। राज्यसभा में क्या व्यवस्था है? राज्यसभा में एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। राज्यसभा में जो सभापति होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है और जो उपसभापति होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, तो इसमें जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति कहलाता है। उसके लिए कोई निर्वाचन प्रक्रिया नहीं है। जो भी भारत का उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और जो उपसभापति का चयन होता है वह राज्यसभा के सदस्यों में से किसी का चयन कर लिया जाता है। यानी होता यही है कि उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है और जो सभापति होता है वह 5 वर्ष के लिए निर्वाचित हुआ होता है। वह ऑटोमेटिक राज्यसभा का अपने आप सभापति मान लिया जाता है। तो दोनों में अंतर है। सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष, उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष। ये संसद की जो कार्यवाही होती है उसका प्रतिनिधित्व, संसद की कार्यवाही का वह संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है और जो उपसभापति होता है, सभापति कहिए राज्यसभा का, तो ये राज्यसभा के प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद अगली कड़ी में साधारण विधेयक के संबंध में, साधारण विधेयक के संबंध में, विधेयक के संबंध में साधारण विधेयक कहने का मतलब कोई भी विधेयक हो, देश में A to Z कोई भी कानून से संबंधित बात हो, वह विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। चाहे लोकसभा में पेश हुआ हो, चाहे राज्यसभा में पेश हुआ हो, लेकिन दोनों में अंतर है। वो अंतर क्या है? अगर कोई कानून लोकसभा पारित करके उसे राज्यसभा में भेज दे और राज्यसभा में वह लंबित हो और उसी बीच लोकसभा का विघटन हो जाए तो वह कानून अपने आप लैप्स हो जाएगा। समझिए थोड़ा, किस परिस्थिति में कोई कानून लैप्स कैसे होगा, खत्म कैसे होगा। देखिए, लोकसभा जब किसी विधेयक को पारित करके राज्यसभा में प्रस्तुत कर दे और राज्यसभा में लंबित हो, वह विधेयक राज्यसभा में लंबित हो, राज्यसभा ना उसे पारित करती हो, उसका अनुमोदन ना कर रही हो और उसी बीच लोकसभा का विघटन हो जाए, यानी लोकसभा भंग हो जाए, तो वह कानून अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर राज्यसभा कोई कानून पास करके, बना करके और उसको लोकसभा भेज दे और लोकसभा यदि उस कानून को यानी पारित करने के पहले ही विघटित हो जाती है तो वह विधेयक लैप्स नहीं होगा। लैप्स नहीं होगा क्यों? क्योंकि जब फिर से चुनाव होगा, अगली गवर्नमेंट आएगी, सरकार बनेगी, तो यह विधेयक उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ये दोनों में अंतर है। तो
साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, दोनों में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक, धन विधेयक ये इसमें अगर देखा जाए तो धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि धन विधेयक जब भी पारित किया जाता है लोकसभा में, तो लोकसभा की मंजूरी उसको पहले ही मिल जाती है। लोकसभा के परमिशन से ही धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और ध्वनिमत के साथ इसको लोकसभा पारित भी कर देती है। और ये सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेने के बाद ही ये बजट बनाया जाता है और लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक की विशेषता है यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा से पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। ओनली फॉर्मेलिटी, राज्यसभा में जब प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यसभा उसे पारित करे अथवा ना करे, अनुमोदित करे अथवा ना करे। 14 दिन के बाद अगर राज्यसभा उस कानून को नहीं वापस करती है तो वह उसी रूप में उसे मान लिया जाता है। तो ये जो है संसद की इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों में ये अंतर है। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा यदि उसको वापस नहीं भेजती है लोकसभा में तो वह 14 दिन के बाद ऑटोमेटिक उसी रूप में पारित मान लिया जाता है और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करने के लिए बाध्य होता है। तो आज सिर्फ इतना ही, इसको आप देखते रहें। जहां ना समझ में आए या कोई कंफ्यूजन का मैटर हो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं। आज बस इतना ही, अगले टर्न पर इसके आगे हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।